मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अनुच्छेद 74। इस अनुच्छेद के दो भाग हैं। भाग 1 अर्थात अनुच्छेद 74(1) में उपबंध है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसी प्रावधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह भी शामिल किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस संशोधन के फलस्वरूप राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान रबर स्टैंप बनकर रह गया। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास केंद्रित हो गई। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इस अनुच्छेद में यह शामिल किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा प्रेषित की गई सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद के पास वापस भेजने का अधिकार होगा। किंतु यदि मंत्रिपरिषद संशोधन सहित या संशोधन रहित सलाह को पुनः राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उसे मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी या अनिवार्य होगा। इस अनुच्छेद के भाग 2 अर्थात 74(2) में कहा गया है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और यदि दी तो क्या, अर्थात इस मामले में मंत्रिपरिषद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। अनुच्छेद 75। इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री सहित केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, शपथ, वेतन, पदावधि, उत्तरदायित्व आदि के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद 75(4) के अनुसार मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची के प्रारूपों के अनुसार उसको पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार कोई ऐसा व्यक्ति भी मंत्री बन सकता है जो संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो, किंतु निरंतर 6 माह तक मंत्री बनी रहने पर इस अवधि के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना उसके लिए अनिवार्य होगा, अन्यथा 6 माह की अवधि की समाप्ति पर वो मंत्री नहीं रहेगा। अनुच्छेद 75(6) के अनुसार मंत्रियों के वेतन व भत्ते वे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करें, और जब तक संसद ऐसा नहीं करती है तब तक वेतन व भत्ते वे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। मंत्रियों की श्रेणियां एवं मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में अंतर। यद्यपि संविधान में मंत्रियों की श्रेणियां निर्धारित नहीं की गई हैं, किंतु व्यवहार में इनकी 3 श्रेणियां हैं जो इस प्रकार हैं। कैबिनेट मंत्री, इन मंत्रियों के पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश, कृषि जैसे मंत्रालय होते हैं। ये कैबिनेट के सदस्य कहलाते हैं तथा इसकी प्रत्येक बैठक में भाग लेते हैं एवं नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य मंत्री, इस प्रकार के मंत्रियों को विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है अथवा उन्हें कैबिनेट मंत्री का सहयोगी बनाया जा सकता है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अपने मंत्रालय का कार्य कैबिनेट मंत्री की तरह ही पूरी शक्ति व स्वतंत्रता से करते हैं। चूंकि ये कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए ये तब तक इसकी बैठकों में भाग नहीं लेते हैं जब तक कि उन्हें उनके मंत्रालय से संबंधित किसी कार्य हेतु विशेष रूप से आमंत्रित न किया जाए। उपमंत्री, इनके पास मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता। ये सिर्फ कैबिनेट अथवा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक,
राजनैतिक और संसदीय कार्यों में सहायता देने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अब हम मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद के बीच संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मंत्रिपरिषद एक वृहत संस्था है जिसमें सभी श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित होते हैं, किंतु मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के अंतर्गत एक छोटा समूह होता है जिसमें सिर्फ प्रथम श्रेणी के मंत्री शामिल होते हैं। ये विभिन्न विभागों के प्रधान होते हैं तथा इनके द्वारा सामूहिक रूप से समस्त प्रशासनिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि कैबिनेट का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, किंतु मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। मंत्रियों का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। सरकार की संसदीय व्यवस्था की कार्यप्रणाली का मौलिक सिद्धांत उसका सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, जिससे संबंधित विवरण अनुच्छेद 75 के खंड 3 में दिया गया है। इसके अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का 2 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम, इससे आशय यह है कि जो मंत्रिमंडल लोकसभा का विश्वास खो देता है उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। विश्वास का अभाव निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है, जैसे धन विधेयक या वित्त विधेयक या किसी अन्य महत्वपूर्ण नीति संबंधी विधेयक को नामंजूर करना या अविश्वास का प्रस्ताव पारित करना, अथवा मंत्रिमंडल में विश्वास अभिव्यक्त करने वाले प्रस्ताव को नामंजूर करना। इस तरह से यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि मंत्री एक साथ खड़े होते हैं और एक साथ गिरते हैं। दूसरा, इससे आशय यह है कि जब कैबिनेट कोई निर्णय करती है तो यह मान लिया जाता है कि सभी मंत्री उससे सहमत हैं, किंतु यदि कोई मंत्री कैबिनेट के निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। अंततः ये स्पष्ट होता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत संपूर्ण मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है और सभी मंत्री एक दूसरे के निर्णय तथा कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस रूप में यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अनुच्छेद 75 के खंड 2 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। हालांकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। किसी मंत्री से विचारों में मतभेद के कारण अथवा उसके कार्यों से संतुष्ट न होने के कारण प्रधानमंत्री स्वयं उसे त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है।